बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस अवसर पर जोशीमठ के भूदस्ताव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और क्षेत्र में सरकार की ओर से की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। जोशीमठ को लेकर ये आपातकाल बैठक चल रही है, जहां पर मंत्रिमंडल की ये आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक पूरी चल रही है। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूदस्ताव को लेकर ये आपदा बैठक बुलाई गई है। आपातकाल बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। जोशीमठ को लेकर यह आपातकाल बैठक चल रही है, जिसमें मंत्रिमंडल की ये आपातकाल बैठक की शुरुआत हो गई है और इसमें जो भूदशाव की स्थिति है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है और बैठक में आपको बताते चले कि जोशीमठ में जो भूदशाव की इस समय आपातकाल स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। उधर जोशीमठ में आई त्रासदी के बाद राज्य के मंत्रियों द्वारा जोशीमठ में रात्रि प्रवास न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि यह चिंता की बात है कि उत्तराखंड सरकार का एक भी मंत्री जोशीमठ में रात्रि प्रवास करने को तैयार नहीं है। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी जोशीमठ में रात्रि प्रवास को राजी नहीं है, जिससे पता चलता है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री जी की शायद मंत्रियों पर चली नहीं। सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता जोशीमठ त्रासदी को लेकर इसी बात से आंकी जा सकती है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी मंत्री वहां रात्रि रुकने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं जो प्रभारी मंत्री हैं चमोली जिले के डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने एक रात वहां पर नहीं बिताई है। कांग्रेस का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उनसे निवेदन किया कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को जोशीमठ में रुकना पड़ेगा, कैंप करना पड़ेगा, तभी लोगों की हालात सुधरेंगे। मुख्यमंत्री जी की शायद मंत्रियों पर चली नहीं, तो भारी दबाव की वजह से या कांग्रेस के सुझाव की वजह से कह लीजिए, मुख्यमंत्री जी को स्वयं रात्रि प्रवास पर वहां रुकना पड़ा। सरकार की गंभीर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूदसाव के संकट से घिरे जोशीमठ में भूदसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आपदा सचिव उत्तराखंड डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि जोशीमठ मामले को लेकर दोनों होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रंजीत सिंह सिन्हा ने बताया कि 760 मकान अभी भी खतरे की जद में हैं। इसके अलावा 4 वार्ड संवेदनशील भी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जोशीमठ में जो भी क्षेत्र सबसे ज्यादा खतरे में है, जहां सबसे ज्यादा दरारें आ रही हैं, वहां पहले से थोड़ी राहत है। उस क्षेत्र में पानी का रिसाव भी कम हुआ है। जोशीमठ में 169 परिवारों को अभी तक विस्थापित किया जा चुका है। इन परिवारों में 558 लोग शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जोशीमठ में सेफ जोन में 344 कमरे भी बनाए गए हैं।
निरोधन के लिए रोकथाम के लिए बैपकॉस को संस्था के रूप में नामित किया जाना है। इसके लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। स्वीकृति के बाद उसको आदेश जारी किए जाएंगे। एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात है। जैसा कल बताया गया था कि वहां पर पोल विद्युत लाइनों की और पोल की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात है और 1 टीम और रवाना हो रही है। इसके अतिरिक्त हम ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा कई जगह कंफ्यूजन है कि कौन सी एजेंसी क्या कर रही है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं। इसके तहत वाडिया संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन और सीज्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। भी जियो फिजिकल किया जा रहा है। उनके द्वारा एक मैप तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत अंदर में किस तरह से हाइड्रोलॉजिकल स्थिति है, वाटर चैनल्स हैं और प्रकृति क्या है, अंदर के जो सॉइल लेयर्स हैं उसके बारे में पता लगाया जाएगा। उधर जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू हो गया है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई हैं। बीते 2 दिनों से स्थानीय लोग भवनों को गिराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के समझाने और मुआवजे की राशि तय होने के बाद लोग मान गए। इसके बाद प्रशासन ने पहले होटलों को तोड़ने का काम किया। वहीं जोशीमठ में मौजूद हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ने हालात का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि मल्हार होटल तोड़ने का काम दिन रात किया जाएगा। होटल स्वामी से जब बात की गई तो होटल स्वामी ने सरकार की बातों से संतुष्टि जाहिर की है। आईजी गढ़वाल KS भी जोशीमठ में होटल गिराते वक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि होटल को गिराते वक्त सावधानी रखी जाएगी। दिन और रात होटल गिराने का काम चलेगा। होटलों को डिसमेंटल करने में समय लगेगा। बहुत विकट परिस्थितियों में खड़ा हूं। अब ये जो आप देख ही रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया है और डिसमेंटल इस तरह से करना है कि नीचे के मकान को भी कोई नुकसान न हो, इसलिए सेफली इसको तोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा। ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके और सांसद महोदय और इन सब के जो प्रतिनिधि है उन सबको मेंबर बनाया गया है। उसी के आधार पर बातचीत करके ये सहमति बन गई। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे और नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल का काम पूरा हो। इसके लिए टीमें बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति ले ली गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी तो कमेटी है, कमेटी से वार्ता की जाएगी पब्लिक की। उधर पौड़ी जिले के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग कोर्ट से की थी। कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति दे दी है, जबकि उसके 2 साथियों के नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं मिल पाई है। एसआईटी की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जिसे कोर्ट द्वारा CSFL को भेजा जाएगा, जिसके बाद अंकिता भंडारी के मुख्य आरोपी और वंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य का दिल्ली में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर V मुरुगेशन का कहना है कि अंकिता हत्याकांड मामले में जांच अभी भी चल रही है। ऐसे में पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट इस केस को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में पुलकित आर्य के वकील की तरफ से कुछ सवाल दिए गए हैं, जिन्हें टेस्ट के दौरान जोड़ा जाएगा। तो आज कोर्ट में ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लग गया हमारा तरफ से। जैसे कोर्ट का ऑर्डर जाएगी वहां पे CFSL पे, और CFSL अपना जो स्लॉट देखते हुए वो टाइम इस पे नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले एजेंसी है जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज है, उनसे संपर्क की गई है। उनका तरफ से ये बताया कि ये कोर्ट के ऑर्डर से होता है। तो आज कोर्ट में ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लग गया हमारा तरफ से। जैसे कोर्ट का ऑर्डर जाएगी वहां पे CFSL पे, और CFSL अपना जो स्लॉट देखते हुए वो टाइम देंगे, फिर उसके बाद ये दोनों टेस्ट होगा जो हमारे एक अक्यूज जिन्होंने सामने दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं दिनेशपुर की, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर खुदीराम बोस स्टेडियम के सामने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पूरा विश्व में प्रचार करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के पेला से नगर पंचायत के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है।
युवा मोर्चा दिनेशपुर मंडल द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसी संबंध में हमारी मांग पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इतना भव्य स्वामी जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। मैं नगर पंचायत के सभी सभासदों को, हमारे मुखिया चेयरपर्सन को मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारा सनातन धर्म का पूरे भारत वर्ष नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे हमारे परम महापुरुष आदरणीय विवेकानंद जी की जयंती में नगर पंचायत के सभासद और अध्यक्ष जी के द्वारा आज ये मूर्ति का अनावरण किया गया। उधर जोशीमठ में आ रही आपदा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 केवी का सबस्टेशन भी भूधसाव की जद में है। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे पिटकुल के एडीएम पीसी दयानी ने बताया कि भविष्य में बिजली संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण कर पूरी कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 66 केवी का सबस्टेशन भी डेंजर जोन में आ चुका है। इसके अलावा आपदा को देखते हुए पिटकुल कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन देने का निर्णय दिया है और वहां विद्युत सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पूरा विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। तो क्यों बिजली विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्यों बिजली जो है वो लाइफलाइन होती है हमारी जो है। तो वहां पर बिजली मान लीजिए कोई आपदा, भगवान न करे ऐसी स्थिति आपदा आ जाती है, तो कभी कभी क्या लाइन ट्रिप नहीं हो पाती और उससे करंट फैल जाता है, उससे भी और ज्यादा जान मान की हानि का खतरा होता है। तो इसके लिए हम स्थलीय निरीक्षण किया, हमने देखा वहां पर हमारा 66 केवी का बिजली घर है, तो वो भी जो है उसकी जोन में आ रहा है, डेंजर जोन में है। तो उसके लिए हमने देखा भी यदि मान लीजिए कोई आपदा आती है तो लाइन हमारी ठीक है, तुरंत जो है यदि कोई पोल गिरते हमारी तो लाइन ट्रिप होती है नहीं होती है, तो उसकी उस चीज चेक किया हमने जो है। उधर हल्द्वानी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के हीरानगर चौराहे पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण करते हुए हीरानगर चौराहे का नाम स्वामी विवेकानंद चौराहा रखा गया। इस दौरान मेयर जोगेंद्रपाल सिंह रौतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से हीरानगर चौराहे को स्वामी विवेकानंद चौराहा बनाए जाने की घोषणा की गई थी। शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए चौराहे को चौड़ा करने के लिए सरकार के निर्देश पर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। यहां पर कार्य प्रारंभ होगा, हल्द्वानी का नया स्वरूप दिखेगा। पहले के हल्द्वानी और अब के हल्द्वानी में काफी अंतर आपको दिखाई देगा। एक एक आवश्यकताएं जो नगर की थी, महानगर की थी, उसकी पूर्ति की जा रही है। हमारे मेयर रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद लगातार काम कर रहे हैं, जगह जगह पर जैसा हम चाहते हैं, जैसा यहाँ की जनता चाहती है, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो ये संदेश देता है कि युवाओं को प्रेरणा देता है। इसी तरह पूरे शहर के अंदर जैसे हमने तिकोनिया चौराहे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को स्थापित किया है, दम्माडोंगा जवाहर ज्योति में अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया है, इसी तरह अन्य चौराहों को भी हम स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे कंजेशन भी कम होगा, चौराहे बड़े भी होंगे। और ये आप मानते हैं ही होंगे कि तिकोनिया हो चाहे आज हीरानगर स्वामी विवेकानंद चौराहा हो, आज यहाँ पर जाम नहीं लगता, पूर्व में बहुत जाम लगता है। जोशीमठ में तेजी से भूधसाव हो रहा है, जिसके मद्देनजर एसडीआरएफ की टीमें मिलकर होटल मलारी इन और की डिसमेंटल करने का काम में जुट चुकी हैं। एसडीआरएफ टीमों के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन मिलकर संवेदनशील स्थानों से प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे और नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल काम हो। इसके लिए टीमें बन गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा
सहमति दे दी गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी जो कमेटी से वार्ता की जाएगी। अब ये जो आप देख ही रहे हैं प्रोसेस शुरू हो गया है और डिसमेंटल इस तरह से करना है कि नीचे के मकान को कोई नुकसान न हो, इसलिए सेफली इसको तोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा। उधर काशीपुर में कोतवाली परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर नगर क्षेत्र के सीनियर सिटीजन्स के साथ अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बताया गया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सीनियर सिटीजन्स ने एक जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान उनके हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां दिखीं। रैली के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर ही चलें, वाहनों के चेकिंग के दौरान पूरे कागजात अधिकारी को दिखाएं, 4 पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। अगर वाहन चलाते नाबालिग बच्चे पाए जाते हैं तो उनकी स्वयं जिम्मेदारी अभिभावकों की ही होगी। चल रहा है और चूंकि थाने में हमारे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं इनकी भी बैठकें होती रहती है, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है चूंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, सरकारी गैर सरकारी या सामाजिक जीवन में, तो एक उम्मीद रहती है कि आप लोग किसी चीज को अगर हमारे साथ डिस्कस करते हैं तो उनके अनुभवों का लाभ भी हमें उसमें मिलता है। तो सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि यातायात का जो भी नियम है उन नियमों का पालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित तरीके से अपना आवागमन सुनिश्चित करें। इसी के संदर्भ में आज हमारे सीनियर सिटीजन जो इस काशीपुर क्षेत्र के हैं उनके साथ बैठक रखी गई थी। सिटीजन द्वारा एक रैली निकालकर जनता और बच्चों को अवगत कराया पड़ेगा कि सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, तेज गति से गाड़ी न चलाएं, 2 पहिया वाहन पर 2 लोग बैठें, हेलमेट का प्रयोग करें और गाड़ी मोड़ते समय अपने हाथ से या डिपर से उसको इशारा दें। तीसरी, दारू पीकर नशा करके गाड़ी न चलाएं। चौथा, संकेतों का जो पुलिस द्वारा दिए गए उसका निर्वाह करें। लैंसडौन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में शिवपुर इलाके में 2 गुलदारों की आपसी संघर्ष में एक गुलदार की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। हमारा डिग्री कॉलेज के पुल के आगे और वहां पे जंगल बराबर में एक खेत है आमलार अमरूद का, शिखर जोशी नाम उनका, तो उसमें ये पड़ाव मिला हमें। तो बिल्कुल ताजा ही है, लगभग उम्र इसकी 1 से 1.5 से 2 वर्ष होगी ज्यादा, और फीमेल है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से 8 जनवरी रविवार को हुई पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही सियासत गरमा गई है, जिसको लेकर सरकारों पर निशाना साधते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू और विधानसभा लैंसडौन सीट से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश में हंसी का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से सालों में एक बार प्रदेश में रोजगार को लेकर परीक्षाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि पहाड़ में महिलाएं तो क्या, अब पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले 1,14,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, जो कि उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज जब सरकारें कहती हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, लेकिन उन युवाओं के भविष्य के बारे में आज कौन सोचेगा। आज उत्तराखंड जो है वो पूरे देश के अंदर हास्य का पात्र बन गया है। अब चाहे उत्तराखंड के अंदर UK SSC का मामला हो या अब
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर पटवारी लेखपाल की परीक्षा का मामला हो। मैं सोचती हूँ अपने आप में आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं का इन संस्थानों से विश्वास उठ गया। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि पहले तो उत्तराखंड की सरकार जो है सालों तक परीक्षा नहीं करा पाती, और जब परीक्षा होती है तो उन परीक्षाओं में UKSSC या लोक सेवा आयोग के इस तरीके के घोटाले हो जाते हैं। ये सच में वाकई आज हमारे उत्तराखंड की दयनीय स्थिति है कि ना तो हमारे उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, और आज ना ही हमारे उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, और तो और हमारे उत्तराखंड में पहाड़ भी अब सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस पूरी घटना से आज जो 1,14,000 अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपेयर हुए थे, आज उनका जो जीवन है, जो उनका जो भविष्य है, आज वो अधर में लटक रहा है। तो आपको बता दें कि पटवारी पेपर लीक मामले में ये बयान सामने आया। अब आपको बता दें कि विपक्ष के निशाने पर है सरकार। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में पेपर लीक होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि 8 जनवरी को पटवारी का परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। उधर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की विवेचनाओं में लेट लतीफी से एसपी देहात नाराज हैं, जिसको लेकर एसपी ने समीक्षा बैठक कर विवेचनाओं में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए दरोगाओं को फटकार लगाई है। साथ ही समय पर विवेचनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी ने समय सीमा में लंबित विवेचनाएं पूरी नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। अभियान चल रहा है, एसएसपी महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, और ये मुख्यालय का अभियान है। बेसिकली इसमें इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए, वांछित अभियुक्तों के लिए, और साथ में एनडीपीएस पे ज्यादा कार्रवाई, गैंगस्टर में कार्रवाई, इन सब के लिए उसी की आज समीक्षा बैठक रखी गई थी कोतवाली ऋषिकेश की। तो मुझे लगा कि जहां जहां जिन जिन पॉइंट्स पे कार्रवाई उतनी जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, उस विषय में इन लोगों को बताया गया है। इनको एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है ताकि ये कार्रवाई कर सकें। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की नेहरू स्टेडियम में 22 जनवरी को सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे। वहीं साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई राज्य नेता भी पहुंचेंगे। आज रुड़की के आदर्श नगर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संयोजक द्वारा बताया गया कि रुड़की नगर में पहली बार श्री महामाया मनकामेश्वर सहस्त्र चंडी महायज्ञ श्री भगवत गीता कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निवेदन किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर धर्म लाभ उठाएं। आचार्य राज्य कुमार कौशिक ने बताया कि 13 जनवरी को भूमि पूजन किया जाएगा। 22 जनवरी को नगर में शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक आभार। मां जगत जननी का प्रथम श्री मनकामेश्वरी महामाया सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रुड़की में किया जा रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ की जो भूमिका है वो सहस्त्र चंडी महायज्ञ की है, और कलयुग में मां भगवती और भगवान गणेश का सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। इसलिए रुड़की की जनता के माध्यम से, रुड़की के समस्त नगर क्षेत्रवासियों के माध्यम से इस यज्ञ को साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इस भव्य और दिव्य महायज्ञ में 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम रहेंगे। 22 जनवरी को भव्य नगर शोभा यात्रा होगी। अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में आचार्य आर्यादि जी ने पूर्ण विस्तार से आपको विषय बतलाया है, विषय वस्तु के विषय में बतलाया है, उसी में हम ये नहीं कि मात्र रुड़की ही, हम तो चाहेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इसमें सम्मिलित हो और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने पावन सानिध्य को प्रदान करते हुए पुण्य आयोजन को सफल करें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। शक्ति फार्म क्षेत्र के टैगोर नगर में आदर्श जनहित सेवा संस्था द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महा रक्तदान शिविर लगाया गया। नगर पंचायत शक्तिगढ़ के चेयरमैन
सुनील विश्वास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आदर्श जनहित सेवा संस्था परिवारों के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास करती है। शिविर में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया और स्वामी विवेकानंद की फोटो पर माल्यार्पण कर शीश नमन किया। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को मेरा नमस्कार। आदर्श जनहित सेवा संस्था पूरा परिवार यहां पर है और हम टैगोर नगर की धरती पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है आदर्श जनहित सेवा संस्था। इसके विषय में ये बोलना चाहूंगा मैं कि आदर्श जनहित सेवा संस्था विगत 4 वर्षों से समाज कल्याण, गरीब कल्याण, असहाय कल्याण इस हित में कार्य करती है। अपने जो इनकम है, लोग इसमें जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, अपने इनकम में से कुछ कुछ पैसे संग्रह करके हम गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।